1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। और मैं मंकेश आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस देखा था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। तो भारत की संवैधानिक इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में भारत के संवैधानिक इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मैं मानूँ कि कहाँ से चालू होती है तो वो होती है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। और अगर मैं प्राचीन में बात करूँ तो प्राचीन में अगर देखा जाता है तो हमारे यहाँ पे एक ही राजनीतिक शास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र के जो गुरु हुए हैं वो है चाणक्य जी, मौर्य साम्राज्य के समय में। तो इतने ज़्यादा राजनीतिक गुरु हमारे यहाँ पे आए नहीं हैं, लेकिन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में जो राज व्यवस्था की शुरुआत जो मानी जाती है वो मानी जाती है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन क्यों हुआ हमारे भारत में, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या था कि हमारा भारत जो था उस टाइम पे मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता था, लेकिन जो पहले जो व्यापार का जो रास्ता था वो स्थलीय मार्ग था, जो कि पूरे एशिया से होते हुए अरब से होकर इटली के पास जाता था और इटली वाले पूरे यूरोप में उसको पूरे मसालों को पहुंचा देते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो एशिया माइनर कहा जाने वाला एक देश था, कंस्तुंतनिया जिसको नाम बोलते थे उस टाइम पे, उस पर उस्मानी साम्राज्य ने अपना अधिकार कर लिया था उस टाइम पे। तो उसने क्या किया, जो स्थल मार्ग जो था उसके बाद अवरुद्ध हो गया। क्यों अवरुद्ध नहीं हुआ था, एक्चुअल में उस टाइम पे व्यापार हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि उसने जो वहाँ पे जो उस्मानी साम्राज्य था उसने बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए थे उस पर। जो चीज़ पहले यूरोप वासियों को 10 रुपये की मिल रही थी तो वो अब 50 रुपये की मिलने लगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। और उसी टाइम पे यूरोप में क्या हो रहा था कि पुनर्जागरण की भावना, पुनर्जागरण हो रहा था। मैं पुनर्जागरण बोलूँ तो जैसे कि उस टाइम पे यूरोपियों के पास पैसा बहुत था, तो वहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था, बहुत नए नए आविष्कार हो रहे थे। उसी टाइम पे यूरोप में क्या हुआ था, कंपास का आविष्कार हुआ था और उसी के साथ जी जो वहाँ पे जो जहाज़ थे, बड़े बड़े जहाज़ बनाए जाने लगे थे। तो सबसे पहले जो कंपनी भारत में आई समुद्री मार्ग की खोज करते करते, अपने मैं बोलूँ कोई देश वाले जो आए हुए थे, देश जो आया हुआ था भारत में समुद्री मार्ग की खोज करते करते, वो आया था पुर्तगाल से एक बंदा आया हुआ था जिसका नाम था वास्को डी गामा। और वो साउथ अफ्रीका के कैप ऑफ गुड से होते हुए भारत पहुंचा। और भारत पे कहाँ पहुंचा था, तो वो था केरल के कालीकट के तट पर। जब वो भारत आया और भारत से वो काली मिर्च लेके गया तो उसको वहाँ पे 60 गुना प्रॉफिट हुआ। जब ये बात पूरे यूरोप में पता चली तो यूरोप की बहुत सारे देश की जो कंपनियाँ थी उन्होंने भारत में यूरोपीय कंपनियों को भेजना चालू कर दिया। तो सबसे पहले जो कंपनी मानी जाती है हमारे भारत में जो आई हुई थी वो आई हुई थी पुर्तगाल से। और उस कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडी। यहाँ पे 1498 कंपनी के आने का टाइम नहीं लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है कि इस टाइम पे वास्को डी गामा जो भारत आया था उसका लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहली कंपनी कौन आई हुई थी, पुर्तगाल से आई हुई थी और उसका नाम क्या था, एस्तादो दा इंडिया। नाम पूछा जाता है कि कंपनी का नाम क्या था, एस्तादो दा इंडिया, जो कंपनी पहली बार भारत में यूरोप से मसालों का व्यापार करने के लिए आई हुई थी। दूसरी ब्रिटेन की कंपनी थी, 1600 में आई हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरी डच, जो कि नीदरलैंड बोलते हैं आज हम लोगों को, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद डेनिश 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रांस उसके बाद 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका क्रम याद रखना पड़ता है। वो कंपनियों के आने का क्रम अलग है, और अगर ये बोला जाए कि वहाँ से जो यूरोप से जो लोग या फिर हम लोग किस देश से कोई लोग जो घूमने आते थे कि उस टाइम पे लोग भ्रमण करने आते थे तो उनके आने का क्रम अलग है। अगर कंपनियों के आने का क्रम है तो ये लिखा हुआ कंपनियों के आने का क्रम, जो कि पुर्तगाल सबसे पहले कंपनी आई हुई थी पुर्तगाली, उसके बाद ब्रिटेन की कंपनी आई हुई थी, उसका डच की कंपनी आई हुई थी, उसका डेनिश, और उसका फ्रांस, उसका स्वीडिश कंपनी आई हुई थी। स्वीडिश का इतना महत्व नहीं है, जनरली इन्हीं कंपनियों को भेजा था। अब अगर मैं बात करूँ कि यूरोप के देशों से जो लोग आए हुए थे उनके आने का क्रम क्या है, तो उनके आने का क्रम है पुर्तगाली सबसे पहले आए हुए थे, उसके बाद डच आए हुए थे, उसके बाद ब्रिटेन वाले आए हुए थे, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांस, उसका स्वीडिश। तो ये लोगों के आने का क्रम अलग है और कंपनी के आने का क्रम अलग है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इतनी सारी कंपनियाँ भारत में आई, इन्होंने यहाँ पे व्यापार किया। और पहले तो ये लोग जो आए हुए थे उपनिवेशवाद की नीति से आए हुए, सारी कंपनियां जो थी वो उपनिवेशवाद की नीति लेके आई। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई राज्य या फिर कोई देश वाला दूसरे देश में या फिर दूसरे राज्य में व्यापार करने जाता है, बस व्यापार करने के लिए, वहाँ पे शासन करने के मकसद से नहीं जाता है। तो सारी कंपनियां अपने व्यापार के मकसद से ही आई हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पहले तो उपनिवेशवाद की नीति लेके आई हुई थी, लेकिन बाद में वो उसने अपनी सोच को बदला और साम्राज्यवाद की सोच को बदल गई उसकी सोच। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है कि कोई एक कंपनी जब दूसरे देश में जाती है व्यापार करने के लिए तो वो आर्थिक वहाँ पे व्यापार तो करती है,
आर्थिक के साथ साथ वहाँ पे शासन भी करने लगती है। मतलब क्या कर रही है कि वहाँ पे पैसा भी कमा रही है, उसके साथ शासन भी वहाँ पे करने लगी, तो उसको बोला जाता है साम्राज्यवाद। तो यहाँ पे एक ही कंपनी बनती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने अपनी उपनिवेशवाद की सोच को साम्राज्यवादी सोच में बदला। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेस हुई भारत में। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही माना जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक प्राइवेट कंपनी थी। उसके अलावा सारी कंपनियां जो थी सारी की सारी सरकारी कंपनियां थी। तो ये रहता है कि उनको फ्रीडम थी काम करने की, उन पर कोई रोक टोक नहीं थी सरकार के। लेकिन अगर और कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी सरकारी थी, तो सरकार का प्रेशर रहता है, तो लोग काम सही तरीके से नहीं कर पाते। तो वही एक यहाँ पे रीज़न था, सबसे बड़ा रीज़न यही माना जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सक्सेस हुई। तो उसका बड़ा रीज़न था कि वो प्राइवेट कंपनी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर शासन किया, उसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सक्सेस हुई अन्य कंपनियों के अलावा। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही माना जाता है कि वो एक प्राइवेट कंपनी थी। तो हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो मानी जाती है वो मानी जाती है 1600 से, 31 दिसंबर 1600 से। कंपनी पहले ही बन चुकी थी 1599 के आसपास या 1598 के आसपास कंपनी बन चुकी थी। लेकिन उसको जो 31 दिसंबर 1600 को क्या मिला था, एक चार्टर मिला हुआ था। ब्रिटिश से कोई भी कंपनी उस टाइम पे जब बाहर काम करने जाती थी तो उसको चार्टर लेना पड़ता था वहाँ के क्राउन से, और उस टाइम पे क्राउन थी हमारी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो उन्होंने कंपनी को 15 वर्षों का चार्टर दिया हुआ था भारत में व्यापार करने का। तो भारत में चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का मतलब होता है कि एक अधिकार पत्र। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि चार्टर का क्या मतलब होता है। चार्टर का मतलब होता है कि एक अधिकार टाइप का पत्र दिया जाता है, कि इसमें क्या होता है कि जैसे एक कोई देश की कंपनी है, वो दूसरे देश में जा रही है व्यापार करने के लिए, तो उसके अलावा वहाँ पे वो देश कोई दूसरी कंपनी नहीं भेजेगा। जितने टाइम पीरियड के लिए अधिकार पत्र था उतने टाइम तक कोई दूसरी और कंपनी वहाँ पर व्यापार करने नहीं जाएगी। तो यहाँ पे यही हुआ था कि 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अधिकार पत्र दे दिया था 15 वर्षों के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग ये बात करें कि कहाँ से जो उपनिवेशवाद की सोच थी एक ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो साम्राज्यवाद की सोच में कैसे बदली, तो इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है कि फारूकसियर जो हमारे बंगाल के नवाब थे 1717 के आसपास अगर मैं बात करूँ, तो 1717 में फारूकसियर ने एक शाही फरमान जारी किया था। और उसका रीज़न कुछ नहीं था शाही फरमान जारी करने का, कि फारूकसियर को छोटी सी बीमारी थी, तो कोई अंग्रेज अफसर था, उसने उसकी वो छोटी सी बीमारी ठीक कर दी थी। तो उसने उसके बदले में उन लोगों ने एक शाही फरमान जारी करवा लिया। उस शाही फरमान में बहुत सारी शर्तें थी, और उस शाही फरमान में एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त जो थी वो थी बंगाल में कर मुक्त व्यापार। बंगाल में कर मुक्त व्यापार लोगों ने कर लिया था। और उस टाइम पे बंगाल जो था ना, हमारे हमारे भारत में अगर मैं बोलूँ तो उस टाइम पे बंगाल का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा था। सारे व्यापार बंगाल से ही होते थे, और बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से अंग्रेजों को प्राप्त हो रहा था। जब अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार हमें मिला, अंग्रेजों को प्रॉफिट हुआ, तो अंग्रेजों को लगा कि हमें यहाँ पे अब शासन करना चाहिए बंगाल में। तो शासन करने के लिए, बंगाल में शासन करने के लिए अंग्रेजों ने दो बड़े युद्ध लड़े, एक प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो होता है वो होता है अपना 23 जून 1757 को, और ये दो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ते हैं वो लड़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव और जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम पे सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है। और इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। और उसके बाद एक्चुअल में ये युद्ध जो था ना, प्लासी का युद्ध, ये जो था एक कूटनीति थी। तो कोई भी राज्य जो रहता है ना, उसकी तीन चीज़ें मेन रहती हैं। एक तो होती है आर्थिक, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो बंगाल की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, और बंगाल की सैन्य स्थिति भी अच्छी थी, और वहाँ की राजनीति, लेकिन राजनीति वहाँ की थोड़ी सी डल थी, अगर बोलोगे बहुत कमज़ोर थी राजनीति। और वहाँ के जो सैन्य प्रमुख था, राजस्व के प्रमुख थे, सबको अंग्रेजों ने अपनी साइड मिला लिया, और एक कूटनीति के थ्रू उन्होंने ये युद्ध जीता, जिसको बोला जाता है प्लासी का युद्ध। इसमें युद्ध में सेनाएं तो गई हुई थी युद्ध के मैदान में, लेकिन उनके बीच में युद्ध नहीं हुआ। कूटनीति का उन्होंने सबको मिला लिया था। तो उससे क्या हुआ था, सिराजुद्दौला ने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली और अपनी हथियार डाल दिए, मैं ऐसा बोलूँगा। इसके बाद जो सिराजुद्दौला का सैन्य अधिकारी जो था, मैं बोलूँगा सेनापति जो था, मीर जाफर, उसको नवाब बनाया गया, क्योंकि इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो मीर जाफर को जब नवाब बनाया गया, तो मीर जाफर को बोला गया उस टाइम पे कठपुतली नवाब, क्योंकि एक्चुअल में शासन तो अंग्रेज कर रहे थे, मीर जाफर बस कठपुतली नवाब था। और यहाँ से अंग्रेजों ने बंगाल का आर्थिक दोहन या फिर उनकी आर्थिक शोषण करना चालू कर दिया। और अंग्रेजों ने इतना आर्थिक शोषण किया कि मीर जाफर जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाया, तो उन्होंने किसी और को नवाब बना दिया। और इसी के साथ जब 1764 में नवाब जो आता है, वो जो रहता है वो मीर कासिम रहता है। जब मीर कासिम नवाब बनता है, तो मीर कासिम जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो फिर से एक और युद्ध हो जाता है, और जिसको बुलाया जाता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध की जो होता है वो होता है 22 अक्टूबर 1764 को।
इसमें क्या होता है, एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लीड कर रहे होता है वो होता है हेक्टर मनरो, जबकि बंगाल की साइड से 3 लोग लड़ रहे होते हैं। जो मुगल के जो नवाब थे दिल्ली में जो बैठे हुए थे, इनको शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता था। शाह आलम द्वितीय उस टाइम पे बादशाह थे, मुगल बादशाह दिल्ली में, ठीक है वो। और अवध के जो नवाब थे वो थे मीर कासिम, और अवध के नवाब जो थे वो थे शुजाउद्दौला, और बंगाल के जो नवाब थे वो थे मीर कासिम। एक तरफ ये 3 लोग थे, एक तरफ हेक्टर मनरो ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ से। इनके बीच में युद्ध हुआ और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ। इलाहाबाद की संधि में बहुत सारी शर्तें थी। उन शर्तों में से एक शर्त क्या थी कि जो मुगल बादशाह जो थे उनको अब पेंशन दी जाएगी और उनको बस नाम मात्र का शासन उनका रह जाएगा दिल्ली में। तो उनको पेंशन दी गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला पेंशनर नवाब कौन था? तो सबसे पहला पेंशनर नवाब जो था वो शाह आलम द्वितीय था। और अगर मैं ये बात करूँ कि इसके बाद बंगाल में द्वैत शासन लाया गया। बंगाल में द्वैत शासन लाया गया, इसका मतलब क्या होता है कि 2 पार्ट कर दिए गए। एक होता है निजामत का अधिकार, दीवानी का अधिकार। निजामत का अधिकार का मतलब क्या होता है कि शासन का अधिकार, शासन तो नवाब ही करेगा बंगाल में, लेकिन जो दीवानी का अधिकार क्या होता है, आर्थिक अधिकार जो होते हैं वो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। अब इसको मैं ऐसे ही बात करूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में 2 भाई हो, आप छोटा भाई एक बड़ा भाई, तो आपके बड़े भाई को बोल दिया गया है कि आप घर का काम देखो, घर के लोगों की ज़रूरतें जो है उनकी ज़रूरतें पूरी करो, आप उनको जो भी चाहिए वो सारी ज़रूरतें आप पूरी करो। लेकिन आपका जो छोटा भाई है और जो आपका बिजनेस था वो उसके हाथ में दे दिया और सारा पैसा वो ले रहा है, जबकि आपके बड़े भाई को कुछ पैसा नहीं दे रहा है। तो वो अपने घर को, बड़ा भाई जो आपका घर कहाँ से चलाएगा? तो सेम चीज़ हालत यहाँ पे हो गई थी कि शासन तो नवाबों का था लेकिन नाम मात्र का शासन था, पैसे ही नहीं है, कहाँ से शासन चलाएंगे वो लोग। और लेकिन पूरा पैसा कौन रख रहे थे? अंग्रेज अपने पास रख रहे थे। तो इस तरीक़ा से बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किया बंगाल का अंग्रेज़ों ने। और यहाँ के बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ों का पूरी तरीक़ा से बंगाल पे अधिकार हो जाता है। अब मैंने एक आप लोगों को बात बताई थी कि किसी भी राज्य, किसी भी चीज़ को अगर राज्य घोषित करना है तो उसमें 4 आधारभूत तत्व होना चाहिए: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अब अंग्रेज़ों के पास ये चारों चीज़ें थी। भूभाग था बंगाल का, जनसंख्या थी बंगाल की, सरकार थी अंग्रेज़ों की, और संप्रभुता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी उनके पास थी। अब राज्य हो गया तो बंगाल एक राज्य बन गया है। अब अंग्रेजों के हाथ में वो राज्य आ गया है तो वहाँ पे व्यवस्था चलाने के लिए नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि राज्य चलेगा नियमों से चलेगा राज्य। तो क्योंकि अंग्रेज ऐसे जो कंपनी काम कर रही है वहाँ पे, ब्रिटिश सरकार जो लंदन में बैठी हुई है वो ऐसे पूरा कंपनी के हाथों से छोड़ नहीं सकती, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे अधिकारी जो थे इस टाइम पे गलत काम भी कर रहे थे। गलत काम मीन्स क्या था कि वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? कंपनी के लिए काम कम कर रहे थे, साइड में अपना बिजनेस ज़्यादा कर रहे थे। तो इसी को, इन सब को रोकने के लिए ब्रिटिश संसद ने, या फिर ब्रिटिश सरकार ने यह डिसाइड किया कि हम जो है भारत में नियम लाए, मतलब जो व्यवस्था चलाने के लिए नियम लेके आएंगे। और जो नियम जो लाए गए थे वो नियम कौन बनाएगा? ब्रिटिश संसद बनाएगी। और उनको यहाँ पे हमारी इंडिया में कुछ समय तक तो, या फिर मैं बोलूँ कि हमारी जो 1857 की स्वतंत्रता क्रांति हुई थी उसके पहले तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करेगी। और 1857 का जितने भी अधिनियम आएंगे उनको ब्रिटिश संसद खुद बनाएगी और खुद ही लागू करेगी। और जो संसद जो नियम बना रही थी उनको बोला जाता है अधिनियम। अधिनियम मीन्स एक्ट। और 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्ट और एक होता है बिल। इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि बिल का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई कानून बनाना है तो उस कानून से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मैंने एक उसमें लिख लिया, मैंने एक बुक में लिख लिया। एक बुक में मैंने उन चीज़ों को लिख लिया और उस बुक को मैंने संसद में जाके पेश किया। तो जब तक मैंने संसद में जाके पेश किया उसके बारे में अभी तक वो संसद में पास नहीं हुआ। तो जब तक मैंने वो सारी चीज़ें एक बुक में लिखी हुई हैं तो उसको बोला जाता है बिल, या फिर उसको बोला जाता है विधेयक हिंदी में। और जब वो संसद में पास हो जाता है तो पास होने के बाद वो बन जाता है अधिनियम या फिर एक्ट। तो ये डिफरेंस है बिल और एक्ट में, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। और कल से यहाँ से जो है भारत की संवैधानिक यात्रा चालू हो जाएगी। यहाँ से अधिनियम बहुत सारे आएंगे, हम लोग सारे अधिनियम देखेंगे कैसे 1857 पहले तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे राज करती है, उसके बाद जो है ब्रिटिश संसद खुद आ जाती है, ब्रिटिश सरकार खुद आ जाती है हमारे यहाँ पे राज करने के लिए। तो वो सब हम लोग आगे देखते हैं कल से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।